Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। आज हम जानेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में और हमारी ड्यूटीज़ के बारे में एज अ सिटीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The Constitution of India is a document that establishes the political values, the powers of government and the rights of the citizens of the country. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पॉलिटिकल वैल्यूज मेंशन है हमारी कंट्री की, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होनी चाहिए, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स के क्या क्या राइट होने चाहिए। It is the supreme law of India and is used by the Prime Minister. ये जो है सबसे टॉप पे नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारी कंट्री का, इसको कौन कौन फॉलो करता है, कौन कौन यूज करता है? प्राइम मिनिस्टर, हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स यूज करते हैं, एंड दी कोर्ट्स टू गवर्न द कंट्री, एंड कोर्ट्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं कंट्री को चलाने के। इट डिफाइंस आउटलाइंस फॉर द फॉलोइंग, ये जो है आउटलाइंस बताता है। Fundamental political principles establishes the structure, procedure, power and duties of government institutions. It sets out the fundamental rights, directive principles and the duties of the citizen. तो सबसे पहले ये बताता है हमारे fundamental political principles. फिर ये establish करता है क्या? Structure, procedure, power, ठीक है, और ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की पावर, गवर्नमेंट की ड्यूटीज, ये सब बताता है। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स को बताता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताता है और ड्यूटीज को बताता है कि एक सिटीजन की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। ऑलराइट, नॉलेज वॉल्ट। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंडरिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा in a flowing italic style with beautiful calligraphy. ओके, जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा ने, ठीक है, और उसको एक इटैलिक फॉर्म में उन्होंने इटैलिक फॉन्ट में लिखा है, ठीक है, और हैंड रिटन है वो। Who wrote the Constitution of India? The task of framing the Constitution fell upon Dr. भीमराव अंबेडकर, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किसके सर पे आई, किसके कंधों पे आई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Although modeled on the British Constitution, it is designed to suit the needs of the developing nation with a much larger population and minorities within it. तो हमें जो है इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? ब्रिटिश मॉडल से। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री थी वो डेवलपिंग कंट्री थी और बहुत सारी माइनॉरिटीज थी, प्लस हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। All this was taken into account when framing the new constitution. ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया जब हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। It was passed by the Constituent Assembly on 26 November 1949. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पास किसने करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब? 26 नवंबर 1949 में। एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और ये इफेक्ट में कब आया? कब से ये मतलब इम्प्लीमेंट होने लगा? 26 जनवरी 1950 से। ऑल राइट, नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। Our constitution has provided 6 fundamental rights to the every citizen of India, है ना। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्होंने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हर एक इंडियन सिटीजन को। राइट टू इक्वालिटी, नंबर 1, every citizen is same under the law. This means that men and women are equal no matter what religion or caste they belong to. हर एक जो सिटीजन है वो सेम है, ठीक है, मेन और वुमेन दोनों ही बराबर हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। द लॉ अलाउ द सिटीजन्स टू एक्सप्रेस हिज हर थॉट्स फ्रीली। ये जो हमारा ये जो राइट है ये हेल्प करता है हमारे थॉट्स को फ्रीली बताने के लिए। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहते हैं। They can organize themselves however they choose and carry out their daily lives in any way they seem fit. वो किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। किसी भी स्कूल में जो है आप पढ़ सकते हो, है ना, किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हो,
ओके, आप कहीं पर भी रह सकते हो, आपको सारी चीज जो है वो फ्रीडम के तौर पे दी गई है। Thus, people are able to exist without fear for a higher force such as the government, है ना। जो लोग हैं वो फ्रीली रह सके, वो लोग खुशी से रह सके, आज़ादी से रह सके, इसलिए ये ज़रूरी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, टू बी एक्सप्लॉइटेड इज टू बी मिसयूज्ड, है ना। जब हम किसी का गलत इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू वर्क अगेंस्ट हिज हर विश। किसी भी इंडिविजुअल को ज़बरदस्ती जो है काम नहीं करवाना चाहिए उससे। दिस फंडामेंटल राइट इंश्योर थिंग्स लाइक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या आता है, छोटे बच्चों से काम करवाने को पनिशेबल बताना। अगर एक विमेन जो है अगर वो कुछ काम कर रही है तो और मेल, तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन कैन प्रैक्टिस हिज हर रिलीजन। कोई भी सिटीजन, हर एक सिटीजन अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। एवरीवन इज फ्री टू डू वट एवर देयर रिलीजन टेल्स देम टू डू। हर कोई अपने रिलीजन जो है अपने तरीके से फॉलो कर सकता है, कोई मतलब गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी। However, in following our religion, we should not forget that other people are free to follow theirs and there is no reason to fight. But हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो दूसरा सिटीजन वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है, हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल rights. These rights are specially laid down to protect minorities, है ना। Cultural and educational right किसको बचाने के लिए बनाया गया है, minorities, कम जो ऐसे लोग जिनका मतलब पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। These are groups of people who less in number or has been downtrodden by traditional society, है ना। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बाकी मेजॉरिटी द्वारा नीचा दिखाया गया है। दिस इंक्लूड्स सर्टेन कास्ट्स एंड ट्राइब्स who live in forest away from developed big cities. इसमें कुछ ऐसी कास्ट, कुछ ऐसे ट्राइबल लोग आते हैं जो जंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी फैंसी सिटी से दूर। They have a fundamental right to enjoy all the benefits that a majority of citizens enjoy. But इनके पास भी सारे वो rights हैं जो एक सिटी में रहने वाले सिटीजन के पास होते हैं। Next is right to constitutional remedies. Every citizen has equal rights to appeal to the court of law for justice if there is a threat to his life or property, or to join the government in order to affect this change, है ना। क्या होता है कि अगर आपको किसी से धमकी मिल रही है या आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेंट तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा है या फिर उसको वायलेट कर रहा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, आप जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और आप जस्टिस की डिमांड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। The fundamental duties are the moral obligations of the citizens to uphold the unity and integrity of the country. Fundamental duties ऐसी duties होती हैं जो हर एक citizen को निभानी चाहिए ताकि country की unity बनी रहे। Fundamental duties are not enforceable by law, but ये law की तरह बिल्कुल फिक्स नहीं है कि हमें ये करना ही करना है, ठीक है। These duties have been added to the Constitution of India to help Indian citizens understand that it is important for the growth of the country to maintain peace, harmony in the country. इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया है लोगों को ये समझाने के लिए कि कंट्री में शांति रहना कितनी ज़रूरी है, कंट्री की ग्रोथ कितनी ज़रूरी है, ठीक है, और कंट्री में लोगों का मिलजुल कर रहना कितना ज़रूरी है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज बिलो। ये हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हम इनको पढ़ेंगे। To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. सबसे पहले जो है हमें हमारे आइडियल्स को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे नेशनल फ्लैग को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे नेशनल एंथम को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उन आइडियल्स को जो है फॉलो करना चाहिए, उन्हें अपना आइडियल मानना चाहिए। जैसे शहीद भगत सिंह, उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमें अपनी कंट्री को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखना है, कल्चर को प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें इंडिया की सोवेनिटी जो है, मतलब कि इंडिया कोई और कंट्री जो है इंटरफेयर ना करे, हमें ये ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमें अपने आप को जो है सेफ रख सके। यूनिटी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। सपोज कहीं वॉर हो रही है तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें सोल्जर्स की मदद करनी चाहिए, हमें आर्मी भी ज्वाइन करनी चाहिए जो लोग फिट हैं, जो लड़ सकते हैं, ठीक है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ऐसे टाइम पर। जो ज़्यादा गरीब हैं लोग, उनको खाना देना चाहिए अगर फूड की कमी है तो। इस तरीके से मिलजुल कर काम करना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, है ना। ऐसे लोग जिनके रिलीजन अलग है, जिनकी कास्ट अलग है, जिनकी भाषाएं अलग हैं, उनके बीच में भी हार्मनी बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको एक जैसा, सबको भारतीय, इंडियन फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमें अपने रिच हेरिटेज को बचा कर रखना चाहिए। अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, सपोज लाल किला या आप ताजमहल जाते हो, तो हमें वहाँ की एरिया को गंदा नहीं करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। सपोज आपको रिवर्स में प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए, ठीक है। जब आप किसी एनिमल को खाना खिला रहे हो तो उसको पॉलीथीन में डाल के मत खिलाओ, उसको विदाउट पॉलीथीन खाना खिलाओ, ओके। इससे अगर आप उसको पॉलीथीन में खाना दोगे तो वो उसको भी खा जाएगा और चोक हो सकता है और वो मर भी सकता है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें जो है अलग अलग इन्वेंशंस करते रहने चाहिए, है ना। हमें अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च करते रहना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज को सेफ रखना चाहिए। सपोज आप अपने एरिया में किसी पार्क में जा रहे हो तो आप देखोगे कि वो पार्क जो है आप गंदा ना करो, वहाँ की चीज़ें ना तोड़ो, प्लस आप वायलेंस को रोको, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ endeavor एंड अचीवमेंट, है ना। ये सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी कंट्री की ग्रोथ डबल हो जाएगी। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be what between the age of 6 to 14 years, है ना। आपको जो है, जो भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, उनको 6 to 14 ईयर्स तक जो है उनको बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, ओके। और गवर्नमेंट भी जो है इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो सबको अवेयर होना चाहिए और एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है नॉलेज वॉल्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। They were added by the 42nd amendment, है ना। 42nd amendment में जो है ये ऐड करा गया, Act of 1976, and the 11th duty was added by the 86th amendment Act of 2002। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको ऐड करा गया कब, 1976 में। कौन से में, 42nd अमेंडमेंट में। फिर जो है जो 11th ड्यूटी है उसको कब ऐड करा गया, 2002 में 86th अमेंडमेंट के टाइम, ठीक है। All right, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the exercise. Tick the correct option. Our constitution provides dash fundamental rights to the every citizen of India. 6. Who framed Indian constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. Dash allows the citizen to express his or her thoughts freely. Right to freedom. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. Every citizen should dash the flag. Respect. Fundamental duties are the dash of the citizens.
Moral obligation. Dash rights are specially laid down to protect minorities. Fundamental rights. Dash is the supreme law of India. Constitution. Alright, write T for true and F for false statements. Indian constitution is totally based on British constitution. False, क्योंकि ये inspired हुआ है उससे, ठीक है, पूरे तरीके से based नहीं है. Okay, a citizen can not practice his religion. False. Fundamental duties are not enforceable by law. True. We should safeguard the public property. True. Alright, my dear students, now these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.